अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शोबे ख़बर की खुसूसी पेशकश प्रोग्राम हालात हाज़रा का ताज़ा शुमारा और मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद आसिफ इकबाल। नाज़रीन, आज 1 फरवरी 2021 है और आज के दिन हमारे मुल्क का बजट माली साल 2021-22 के लिए पेश किया गया। इस बजट की मुख्तलिफ़ खसूसियात हैं। ये मुख्तलिफ़ अंदाज से भी मुख्तलिफ़ मामलात को ज़ेर नज़र रख के भी खसूसी अहमियत का हामिल है। पहला ये कि इस बार पहली बार पेपरलेस बजट पास किया गया, इसका रीज़न ये बताया गया कि कोरोना का डर है, तो इस बार मेड इन इंडिया टैब्स के ज़रिए ये बजट पेश किया गया, पेपरलेस बजट है। और दूसरा, जिन हालात में ये बजट पेश किया गया वो हंगामी है, यकीनन हंगामी है। नाजरीन के जहन में होगा कि जो पिछले साल हमें कोरोना की वबा ने आनन फानन जकड़ा, उसके चलते हमारी जो मईशत है वो बहुत हद तक चरमरा गई। ऑटोमोबाइल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रीज़, कोई भी ऐसा ज़िंदगी का शोबा नहीं बचा जो मुतासिर ना हुआ हो। तो इन हालात के पेश नज़र बजट तैयार करना और उसको फिर पेश करना यकीनन एक चैलेंज का काम है। बहरहाल इस बजट के हवाले से बहुत सारी बातें जो है आज ज़ेर बहस होगी, तज्ज़ियाती गुफ्तगू होंगी और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे हमारे आज के ख़ास मेहमान। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है शेख आशिक अहमद, ये सदर है कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा होंगे इनामुल हक, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार है। आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे आज के प्रोग्राम में। नाजरीन, इससे पहले कि हम सवाल और जवाबात का सिलसिला शुरू करें और हम अपनी बहस शुरू करें, मौजूद है कि हम इस बजट के हवाले से हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तासुरात सुने। मुलाहजा फरमाएं। आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। साथियों, ऐसे बजट देखने को कम ही मिलते हैं जिसमें शुरू के 1-2 घंटों में ही इतने सकारात्मक रिस्पांस आए। कोरोना के चलते कई एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे थे सरकार आम नागरिकों पर बोझ बढ़ाएगी, लेकिन फिस्कल सस्टेनेबिलिटी के प्रति अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट साइज बढ़ाने पर जोर दिया। हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है कि बजट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज अनेक विद्वानों ने इस बजट की ट्रांसपेरेंसी की सराहना की है। साथियों, भारत कोरोना की लड़ाई में रिएक्टिव होने के स्थान पर हमेशा ही प्रोएक्टिव रहा है। चाहे वो कोरोना के काल में किए गए रिफॉर्म्स हो या फिर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, इसी प्रोएक्टिवनेस को बढ़ाते हुए आज के बजट में भी रिएक्टिव का नामो निशान नहीं है। साथ ही हम एक्टिव पर, स्टेटस को पर भी अटके नहीं हैं और हमने इस बजट में भी प्रोएक्टिव बजट देकर के देश के सामने प्रोएक्टिव होने का संदेश दिया है। बजट जिस तरह से हेल्थ केयर पर केंद्रित है
वो भी अभूतपूर्व है। ये बजट देश के हर क्षेत्र में विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता रहता है कि इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य, पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया है। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है। कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये बजट इस दशक की शुरुआत की एक मजबूत नींव रखने वाला बजट है। सभी देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत के इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फिर से एक बार वित्त मंत्री जी और उनकी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। नाजरीन, आप देख रहे थे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तासुरात इस बजट के हवाले से। इस बजट में सबसे अहम बात जो है वो आत्मनिर्भर भारत की हुई है। उस पर रुकुमात मुख्तस हुए हैं मुख्तलिफ स्कीमों के तहत। हम इनाम साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आप बिज़नेस कवर करते हैं, बिज़नेस बीट आपका रहा है, किस नज़रिए से देखेंगे इस बजट को आप? देखिए जी, दो चीज़ें जो है, एक जो सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता की जो बात हुई है वो उस पर काफ़ी ध्यान दिया गया है दो तीन तरीकों से। एक तो कैपेक्स बजट जो पहली बारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, कहते हैं कि पिछली 2 दहाइयों में कभी इतना इंक्रीज नहीं हुआ है कैपेक्स, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में होती है एक शिक, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की जाती है, तो उस पर बहुत ध्यान दिया गया है। दूसरा ये भी किया गया है कि जो होम विद इन कंट्री मैन्युफैक्चरिंग पे है उस पे भी थोड़ा ध्यान दिया गया है। बाहर के जो आइटम्स आते हैं उस पे कस्टम्स वगैरह, उन पे सेस वगैरह वो एनहांस किया गया है। तो इन 2 तरीकों से लग रहा है कि मतलब जो सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता है उस पे थोड़ा उस पे काफी ध्यान दिया गया है इस बजट में। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। और जहां तक प्राइम मिनिस्टर्स आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की बात है, अच्छी खासी रकम इस पे मुख्तस हुई है। जी बिल्कुल, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ओवरऑल ध्यान दिया गया है। उसमें पहले भी हमें एक मिशन के तहत जो था, लेकिन इस बारी जो है वो अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, चूंकि जब कोविड का टाइम आया तो क्या देखा गया कि बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा वो काफी अंडर डेवलप्ड था, तो उसको मद्देनजर रख के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी मतलब उसको बढ़ाने के लिए उसमें 2 चीजें हैं। एक तो वो उसमें एक कि प्राइवेट सेक्टर भी आके इन्वेस्ट कर सकता है और गवर्नमेंट भी इस पे इन्वेस्टमेंट की बात हम इंशाल्लाह आगे चल के प्रोग्राम में जो ही हम प्रोग्रेस करेंगे, इन्वेस्टमेंट की भी बात आएगी और डिसइन्वेस्टमेंट की भी बात आएगी। तो फिलहाल आशिक साहब आपकी तरफ आता हूँ। आप पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। हाय बॉयज। हाय प्रीति। ये क्या नया स्टाइल? काला कफ कफ और कॉलर से दाग और कीटाणु जाते नहीं ना। कफ और कॉलर के लिए कवर नहीं, पेना सुपर वॉश प्लस स्पा, जो कपड़ों से जिद्दी दाग हटाता है और 99% तक कीटाणु, इसलिए हमेशा पेना ही लेना। बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या आपके लिए कुछ है इसमें? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो ये आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो थ्रू इंडिया यूनियन बजट है ये, तो अगर उस नज़रिए से देखेंगे तो उसमें सब मतलब बहुत कुछ सपोर्ट देने की कोशिश की है। बट जब हम कश्मीर डिवीज़न की स्पेसिफिक बात करते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमें कोविड ने ही नहीं मारा, हमें पोस्ट अगस्त सिचुएशन, हम पहले ही 6 महीना पहले ही लोगों से बैठे हुए थे। सो व्हाट वी नीड इज अ कंप्लीट सपोर्ट एंड कंप्लीट
budget JK specific. You are expecting a separate impetus for this? Exactly. So what we have talked to Union Finance Minister earlier also, and I spoke to few officials in the J&K government. They have taken this matter recently with the Union Finance Minister, and we have all eyes on the announcement of J&K budget, जो उस पे हमारी नजरें हैं, जो 20 दिन के बाद ही अनाउंस होगा। जी जी, मैं एक ज़िमनी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा आशिक साहब, जैसा कि हमारे यहाँ रिवायत होती थी कि बजट बनता था, पहले कंसल्टेटिव अप्रोच अपनाया जाता था, जो भी स्टेक होल्डर से उनसे बात की जाती थी और उनके मामलात सुने जाते थे, उनसे रिएक्शन लिया जाता था या उनसे इनपुट्स लिए जाते थे। राइट। तो इस बार क्या ऐसा हुआ कुछ? देखिए, मैं आपको बता दूं, आई हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड विद द चैम्बर सिंस ऑलमोस्ट 10 years. सो ये एक ट्रेडिशन रहा है कि फीडबैक लिया जाता है कि आप क्या चाहते हैं, इंडस्ट्री में क्या कमियां हैं, टूरिज्म में कैसे आप चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मतलब 1-2 साल से पहले ये एक मतलब अभी रुक गया है ये सिस्टम, और इस बार तो बिल्कुल कोई फीडबैक, दो वी यूज्ड टू सेंड, मगर इस बार कोई फीडबैक नहीं लिया गया। मैं आपको ये ज़रूरी बताऊंगा कि एक्सपेक्टेशन तब बढ़ जाती है जब आपका फीडबैक लिया जाता है। जी। So unfortunately they have missed it. Let's see, अभी बहुत सारी चीजें अनफोल्ड होंगी। Let's hope for the best और something very good. इनाम साहब, आपकी तरफ आता हूँ मैं। आपने बात की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो जैसा कि हम अभी आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की बात कर रहे थे, इस पे 64,180 करोड़ अलग से मुख्तस किया गया है। जॉब क्रिएशन का क्या मामला है? जॉब क्रिएशन के लिए कुछ रखा गया है इसमें? देखिए, अगर हम देखेंगे 2 तरीकों से इसको हम देख सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली देखेंगे तो MSME सेक्टर और कुछ दूसरी जगहों पे जॉब क्रिएशन के लिए रखे गए हैं, लेकिन ओवरऑल अब हम जब देखते हैं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आती है तो वो ऑटोमेटिकली जॉब्स क्रिएट करता है। तो वहां से जॉब्स हमारी क्रिएट, जब आपको काफी स्पेंडिंग करनी है, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस टाइम की अपनी औकात से काफी मतलब बाहर आके उसने बजट पे मतलब उसने बजट के जो प्रपोजल्स दिए हैं। और आपकी बात मैं काट रहा हूं, फिजिकल डेफिसिट, इससे पहले भी लगभग 5 मिनी बजट्स तो आए हैं कोरोना के दौर में। प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो चीज़ें काफ़ी मतलब ये जोर है कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ने जा रहा है। हमारा जो डेट टू GDP रेशियो है, मतलब वो भी ऑलमोस्ट 80% क्रॉस कर गया है। तो ये देखना है कि मतलब गवर्नमेंट के पास मतलब कितने रिसोर्सेज है जिनको वो बरोए लाकर ये, लेकिन काफ़ी मतलब उस लिहाज से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी काम किया है। हाँ, हम अगर J&K स्पेसिफिक में भी J&K स्पेसिफिक उसमें बहुत से रीजंस, एक तो एक गवर्नमेंट ऑल इंडिया लेवल का बजट है जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की पॉपुलेशन 1% से भी कम है, तो वो एक मतलब ध्यान में है। लेकिन वहाँ पे एक बात है, जम्मू एंड कश्मीर की जो एलोकेशन होती है वो उसमें कोई इजाफा नहीं है। 30,800 कुछ 75 करोड़ वो लास्ट ईयर के बजट में भी थी, इस साल भी वही 30,875 करोड़ जो J&K के लिए एलोकेशन हुई है सेंट्रल बजट में, that is unchanged. उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। तो वो एक कंसर्न रहना चाहिए कि आइंदा जो जम्मू एंड कश्मीर बजट में, चूंकि वो 30,000 करोड़ उसका एक मेजर पोर्शन बनने वाला है, तो क्या मतलब उसमें इंक्रीज होगी ना आइंदा के लिए कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। अच्छा आशिक साहब, बिल्कुल ये देखने वाली बात है, आइंदा इसमें ये पूरा सफाइस करेगा और हमारी जो ग्रोइंग नीड्स है उनको कैटर कर पाएगा। आशिक साहब, आपसे पूछूंगा, हमारे यहाँ रेस्ट ऑफ द कंट्री या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हट के हमारे यहाँ बिजनेस की डेफिनेशंस अलग होती हैं, क्योंकि हमें मौसम की भी मार झेलनी पड़ती है, फिर हालात का भी एक गैर यकीनी मिजाज होता है, और फिर हमारी इकोलॉजी भी इतनी फ्रेजाइल है कि यू कैन नॉट गो फॉर अ हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ इजाफी होना चाहिए था सेफ गार्ड करने के लिए? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है कि इंडस्ट्री को बूस्ट कैसे किया जाए। मेरा मतलब है, अब जो कुछ अवेलेबल है जी, हाउ कैन वी टेक बेस्ट आउट ऑफ दैट? देखिए, अवेलेबल जो है और अनाउंसमेंट की है, मेरे ख्याल से इसमें एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, जिसमें हम आज तक फेल हो चुके हैं इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में। तो ये सारी चीज़ें जब अनाउंस होती है, देन व्हाट कम्स नेक्स्ट इज द इम्प्लीमेंटिंग पार्ट। तो मैं आपको ये बताऊं ज़रूरी कि ये चीज़ें तब माने रखती हैं जब इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चैलेंज है इम्प्लीमेंटेशन। जी, मैं आशिक साहब के पॉइंट को ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल ये उनकी बात सही है, जो PM पैकेज आया है उसमें से अब हम
50% भी 6 साल में अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। तो आउटले होना मतलब कोई अनाउंसमेंट होना एक बात है, फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी। पर इम्प्लीमेंटेशन पे हम ज़रूर बात करेंगे। मेरे ख्याल से अभी हमें रुकना चाहिए प्रोग्राम में। हम जानेंगे कि हमारे मुल्क की वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन इस बजट के बारे में क्या फरमा रही हैं। नाज़रीन बने रहिए। In May 2020, the government announced the Atmanirbhar Bharat package to sustain the recovery. Further into the year, we also rolled out 2 more Atmanirbhar packages, 2 and 3. Total financial impact of all the Atmanirbhar Bharat packages, including measures taken by the RBI, was estimated to be about 27.1 lakh crores, which amounts to more than 13% of our GDP. As a government, we kept a watch on the situation and were proactive in our responses. The government, led by the Prime Minister, stretched its resources to deliver for most vulnerable sections of our society, the poorest of the poor, the Dalits, the tribals, the elderly, the migrant workers, and our children. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, the 3 Atmanirbhar packages, and announcements made later were like 5 mini budgets in themselves. The Atmanirbhar packages accelerated our pace of structural reforms, redefinition of MSMEs, commercialization of the mining sector, agriculture and labor reforms, privatization of public sector undertakings, One Nation, One Ration Card, production-linked incentive schemes are some of the notable reforms carried out during this period. Faceless income tax assessment, DBT, and financial inclusion are the others. नाजरीन, आप सुन रहे थे मुल्क की वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन को, जिन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि आत्मनिर्भर भारत की तामीर करनी है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम आत्मनिर्भर रहे, खुद कफ़ील रहे, उतना हमारी मईशत के लिए अच्छा है, और आउटसाइड डिपेंडेंसी जितनी कम हो उतना हम अपने पैरों पे जल्द अज जल्द खड़े हो सकते हैं और हमारी मईशत फिर से पटरी पे दौड़ सकती है। इनाम साहब, आपके पास आऊँ मैं। इनाम साहब, डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई इसमें जी, तो इसमें सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज किया गया, स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स एंड नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स। बिल्कुल क्या है ये? एक्चुअली चूंकि मैंने आपको पहले कहा कि गवर्नमेंट को फिजिकल डेफिसिट भी है और जो काफ़ी स्पेंडिंग करनी है उसके लिए पैसा चाहिए। तो क्या है कि डिसइन्वेस्टमेंट में उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो हमारे पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसमें से 2 बैंक्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा ताकि गवर्नमेंट के पास पैसा आए, और इसी तरह से जो सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है LIC, उसको उसके IPOs लॉन्च करने हैं ताकि गवर्नमेंट के पास पैसा आए, लिक्विडिटी कैश फ्लो भी रहे, और मतलब जो स्पेंडिंग के लिए पैसा चाहिए, जस्ट नॉट कैश फ्लो, मतलब जो पैसा चाहिए स्पेंडिंग के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो उसको मतलब एक गवर्नमेंट पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। हाय बॉयज। हाय प्रीति। ये क्या नया स्टाइल? काला कप। कफ और कॉलर से दाग और कीटाणु जाते नहीं ना। कफ और कॉलर के लिए कवर नहीं, पेना सुपर वॉश प्लस स्पा, जो कपड़ों से जिद्दी दाग हटाता है और 99% तक कीटाणु, इसलिए हमेशा पेना ही लेना। के पास 2 तरीके हैं। एक तो होते हैं टैक्सेस होते हैं, दूसरे होते हैं कि गवर्नमेंट कर्जा लेते हैं, बॉन्ड्स, डेट्स वगैरह, वो चीजें वो करती है रेस, क्योंकि वो रेशो काफी, तो फिर गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एसेट्स है, ऐसे एसेट्स थे जो मतलब अगर गवर्नमेंट बेचेगी भी तो इस वक्त फायदा हो सकता है, क्योंकि वो कोई अदरवाइज क्रिएट नहीं, कोई मतलब ऐसा क्रिएट नहीं करते। और साथ में इनाम साहब MPAs की भी बात हो रही है, MSMEs, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स।
जी जी, वो भी मसला है। लेकिन चूंकि इस वक्त जो हालात थे ओवरऑल और बैंकिंग सेक्टर, तो एनपीएस मेरे ख्याल से इशू नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट कुछ रेस्पाइट मिलना चाहिए, ऑब्वियसली मिलना चाहिए। लेकिन उनको मेरे ख्याल से जो पैसा जमा करना है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, दूसरे डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए प्राइवेटाइजेशन उस लिहाज से अहम है। ये नहीं है कि एनपीएस को काम करने के लिए, तो मतलब जो स्पेंडिंग के लिए पैसा चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, स्पेंडिंग के गवर्नमेंट दो तरीकों से मतलब जो अपना इंटरवेंशन करती है। जी जी, या तो वो कंज्यूमिंग साइड से कि लोगों के पास ज्यादा पैसा आए और ज्यादा खरीदे, या तो वो ऐसा करते हैं कि मतलब जहां से कंजप्शन साइड से नहीं, वो मतलब मैन्युफैक्चरिंग साइड से तो इस वक्त गवर्नमेंट का थ्रस्ट क्या है, वो मैन्युफैक्चरिंग, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दे रहे हैं, वो बिजनेसेस को पैसा फराहम कर रहे हैं, वो इजी लोन्स फराहम कर रहे हैं ताकि कि बिजनेसेस बढ़े। जी जी, तो उस साइड का मतलब जो ज्यादा थ्रस्ट दिया जाता है। जी जी बिल्कुल, इस पे हम बात करेंगे अभी, जो परफॉर्मिंग एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है और बैंक्स पे इनका क्या असर पड़ेगा। मैं उससे पहले आशिक साहब के पास जाऊंगा। आशिक साहब, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की बात हुई है बजट में, जिसमें बहुत हद तक इस चीज़ का इशारा भी दिया गया, क्लियर वाज़े अल्फाज में बताया गया कि वो जो मोनोपली इससे पहले मार्केट में थी कुछ कंपनीज की पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, उसको ख़त्म कर रहे हैं। वी आर मेकिंग दिस फील्ड मोर कम्पिटिटिव, और ज़्यादा प्लेयर्स आएंगे और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। तो चूंकि हमारी जो स्टेट है ज़्यादा पावर डिपेंडेंट है, तो क्या असरात देखिए, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम जो होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। जी जी, कि एक कि गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा होता है, दूसरा एंड कंज्यूमर को क्या फ़ायदा मिलता है। ये दो चीज़ें हैं। जी जी, अगर ये गवर्नमेंट के फ़ायदे के लिए किया जा रहा है तो मेरे ख्याल से एंड कंज्यूमर सफ़र करता है। जी जी, क्योंकि जब आप ग्लोबल टेंडरिंग में जाते हैं या टेंडरिंग में जाते हैं और कंपटीशन बढ़ जाता है। आपको इस बजट से क्या तासुर मिल रहा है? सर, बजट से अब मैंने कहा कि रेस्ट ऑफ इंडिया की जो बात रही है, जो इसमें एक मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर देखते हैं तो काफ़ी मेहनत की गई है इस पे बजट पे, और सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के कोविड को रखा गया है सामने, और ये सारा एलोकेशन जो बजट हम आपने सामने आ गया है, ये सारी चीज़ें रखी गई है इसमें। जैसे गैस पाइपिंग हमारे, जी जी, उस पे मैं आ रहा हूँ बिल्कुल। तो यही चीज़ें, सब चीज़ें जो है मेरे ख्याल से इसमें ग्लोबल टेंडरिंग 200 करोड़ तक जो भी एमएसएमईज को है, मेरे ख्याल से ये भी बहुत टाइम से डिमांड एक रही है कि वो टेंडरिंग 200 करोड़ तक नहीं हो, वो 50 करोड़ की हो, 20 करोड़ की हो, लोकल एंटरप्राइजेस को ही मिलेगा उसमें। सो ये बहुत एक रिफॉर्म्स लाए गए हैं इस बार, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हो रही है, बिल्कुल। तो ये गरीब आदमी के लिए बहुत मतलब रखता है ये चीज़ें। तो मगर जब हम फिर यहाँ पे आते हैं तो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कश्मीर डिवीज़न को, बिजनेस कम्युनिटी, तो को हमारे कुछ अपनी एक्सपेक्टेशन है और आपके यहाँ पे हम वो ज़रूर शेयर करना चाहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, जैसे आपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा, हमारे यहाँ एनपीएस की जो तादाद थी वो बिल्कुल ऑब्सलीट थी, बिल्कुल लेस देन 4% आज से 5-6 साल पहले। जी जी जी, अब इन अनप्रेसिडेंट हालातों में ये बढ़ रहे हैं, जो मेरे ख्याल से हमने गवर्नमेंट को कंसर्न दिखा कि यहाँ के लोग ट्रेडिशनली दे आर मास्टर पेयर्स, तो इनको दे शुड गिव देम अपॉर्चुनिटी कि वो कैसे इस ट्रैप से बाहर आ जाएं। और मेरे ख्याल से आई स्ट्रांगली बिलीव कि यहाँ के लोग बिजनेस करने में है, इंडस्ट्री रन करने में है। मेरा यही सवाल इनाम साहब के साथ भी था कि एनपीएस के बारे, जब एनपीएस की बात हम अभी कर रहे थे, तो हमारे यहाँ फिर डेफिनेशंस चेंज हो जाती है। हाँ, नहीं, क्या हमें अब पहले एनपीए देखना होता क्या है। एक बिजनेसमैन मतलब उसने एक लोन लिया होता है एक बैंक से, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है क्योंकि वो गवर्नमेंट को बैंक को वापस पे नहीं कर पाता है। तो हमें देखना है कि किन हालात में, अगर नॉर्मल मतलब हालात हैं तो फिर अगर वो वापस नहीं करता है देन मतलब फिर ऐसे। लेकिन जब ऐसे हालात हो कि 1 साल का आपको पूरा पेंडेमिक हो, मैं ओवरऑल इंडिया की बात, और फिर जब हम कश्मीर की जेएंडके की तरफ आएंगे तो हमने मतलब 2014 के फ्लड से आगे मतलब 3-4 मराहल ऐसे आए कि जब यहाँ के बिजनेसेस कंप्लीटली कोलैप्स हुए। तो ऐसे हालात में एनपीएस को एज एनपीएस देखना थोड़ा मतलब ज्यादा होगी बिजनेस कम्युनिटी के साथ और ओवरऑल फिर इकोनॉमी, क्योंकि अगर हम एनपीएस को मतलब हासिल करने के लिए बिजनेसेस को दबाएंगे वो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा।
और ये कहीं ना कहीं जहन में रखना ही पड़ेगा, जैसा आशिक साहब अभी फरमा रहे थे कि वी आर गुड पेयर्स व्हेन इट कम्स टू रिपेइंग द लोन्स बैक टू द बैंक्स, वी आर गुड। कोई थ्रस्ट भी गवर्नमेंट का नहीं है कि वो एनपीएस का रिकवरी करें या वो बैंक्स को इतना फोर्स करे कि एनपीएस को आप जल्द से जल्द कम। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का कुछ इम्पीटस की बात भी हो रही है, जो नॉन परफॉर्मिंग जो बैंक्स हैं उनको एक एडिशनल इम्पीटस दिया जा रहा है। एग्जैक्टली जी, इन्हीं हालात को मद्देनजर रख के कि क्योंकि लोगों पे के पास ओवरऑल मतलब कंट्री में भी जो पेंडेमिक से हालात गुजरे, हमारा जीडीपी 7.7 एक्सपेक्टेड है 2021 का जो डाउन हो जाएगा जी जी, विच इज लाइक कि मतलब लास्ट मेनी डिकेड्स में नॉर्मली ग्रोथ होती थी, हमारी ग्रोथ होती थी 5% के एवरेज में 5%, तो अगर 7.8% के करीब मतलब जीडीपी घट जाएगा तो ओवरऑल कंट्री की हालत मतलब बहुत खराब है। अच्छा, दोनों हजरात से मेरा एक सवाल है, बारी बारी। इनाम साहब आपसे शुरू करता हूँ। एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी है हमारी टू सम एक्सटेंट हमारी, जी बिल्कुल सही बात। तो इसमें कुछ सेसेस बढ़ा दिए गए हैं और जो कुछ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के जो बज़ाहिर तो एक अलार्मिंग ट्रेंड दिख रही है, आपका तज्जिया क्या है? नहीं, इसको थोड़ा हमें समझने में मेरे ख्याल से गलती है। बहुत सारे लोगों को एक्चुअली एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस बनाया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज जो हुआ है इसमें, वो क्या है, वो यहाँ की एग्रीकल्चर किसी कमोडिटी इंक्लूडिंग एप्पल, बहुत सारे लोग अभी फेसबुक पे मैंने कुछ पोस्टर्स दिए और ऐसे भी लोगों में बहुत सारे एक दो लोगों ने मेरे साथ बात भी की जेड के या किसी मतलब कोई किसी एप्पल पे कोई टैक्स या किसी एग्रीकल्चर कमोडिटी पे कोई टैक्स चढ़ने वाला विद इन गवर्नमेंट। क्या होता है, जो हम बाहर के मुल्कों से लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी कमोडिटीज उन पे पेट्रोल भी है, इसी तरह से बहुत सारी एग्रीकल्चर कमोडिटी जो बाहर की कंट्रीज से एप्पल इंडिया में दरामद जो मतलब इंपोर्ट हो जाएगा, उस पे 35% का सेस लगेगा, कस्टम ड्यूटी पे 35%, कस्टम सेस उसको बोलते हैं। तो उससे क्या है, वो जो पैसा जमा किया जाएगा वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, इसमें दो मतलब गवर्नमेंट का दो टारगेट होता है। एक ये होता है कि इन अ वे कि आप इंपोर्ट को थोड़ा डिस्करेज करें, उससे जो आपकी लोकल प्रोडक्शन की बात फिर आ जाती है। एग्जैक्टली, अपना जो आपका लोकल प्रोडक्शन है उसको थोड़ा मार्केट में एज मिल जाता है। जी जी, तो क्योंकि वो बेटर प्राइस पे आपको अवेलेबल हो जाता है। लेकिन जब बाहर का फॉरेन का प्रोडक्ट आता है वो लोकल रेट्स भी डाउन कर देता है। तो उसमें वो भी एक मतलब ये है पॉलिसी का, वो भी ध्यान में रख कर किया गया है। दूसरा ये भी है कि वो इससे जो पैसा जमा हो जाएगा, चूंकि इंडिया में मतलब ओवरऑल कंजप्शन हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल की, तो हम ऑलमोस्ट सारी 90% से ज़्यादा करते हैं। एप्पल का भी मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि हमारा 50% जो इंडिया की डिमांड है वो जो 3 स्टेट्स में पैदा होता है, कश्मीर, हिमाचल और कुछ उत्तराखंड और कुछ मतलब हिस्सों में और 2-3 छोटी नॉर्थ ईस्टर्न, 50% से कम प्रोडक्शन लोकली है जो जितना कंज्यूम एप्पल होता है थ्रू आउट इंडिया। तो उसमें घबराने की एक बात नहीं है। दूसरा ये है कि मार्केट बहुत ज्यादा है। तीसरा ये है कि हमें समझना है कि ये जो सेस है ये मतलब यहाँ लोकल जो प्रोड्यूस होता है उस एप्पल पे नहीं, जो बाहर से आएगा, दूसरे मुल्कों से आएगा। हमने रिसेंटली एक यहाँ पे कराई हुई थी कि अफगानिस्तान के नाम पे बहुत सी कंट्रीज से एप्पल आता है विदाउट कस्टम ड्यूटी, क्योंकि अफगानिस्तान को स्पेशल मुराद मिलती है। तो उससे एप्पल की रेट्स, लोकल एप्पल की रेट्स है उन पे मतलब उनका असर पड़ता है। बिल्कुल। तो वो हकीकत में बिल्कुल उल्टा है, जो हमने समझा था वो बिल्कुल उल्टा है। ये मेरे ख्याल से लोकल इंडस्ट्री के भी गोशेगुजार हम ये बात करना चाहेंगे। अब जबकि ये बात क्लियर हो चुकी है दैट देयर इज एन इंक्रीज ऑफ कस्टम सेस ऑन द इंपोर्टेड एप्पल्स बाय 35%, तो वी एंड अप पेइंग नॉट मोर देन व्हाट वी आर पेइंग। हम पे नहीं करते हैं, एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे टैक्स पे नहीं होता है। जी जी, हाँ। अच्छा आशिक साहब, रोड्स की बात करें, रोड्स पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अच्छी खासी जो है अच्छा खासा ध्यान दिया गया, उस पे एम्फेसिस डाला गया है। तो व्हाट वी हैव इन दिस थिंग कश्मीर के लिए, रोड्स के लिए मैं आपको साफ कहूँगा कि आने वाला पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भी था यहाँ पे। जी जी, उनके नोटिस में भी हमने लाया है कि जो हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है, तो अभी जो नेशनल हाईवे की कंडीशन हमारी है पैथेटिक है। हालांकि कब बजट एलोकेशन हो गई है और आज की देख लीजिए, मैंने वही इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाती है बात। देखिए, इंटेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट दिखाता है, एट टाइम्स इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड एट ऑल। सो विद द रिजल्ट क्या होता है कि 15 दिन 10 दिन 2021 में नेशनल हाईवे बंद रहना, तो मामूली से बर्फ और बारिश
की वजह से हमारा नेशनल और फिर इसके फिर नताइज भी बहुत संगीन होते हैं, संगीन होते हैं कीमतें अशाए खुर्दोनोश की और कीमतें यकीन मान अचानक लीजिए से बढ़ हम जाती किस तरह फिर सफ़र करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है, those who are responsible they are not accountable at all. जी जी So we have demanded it कि they should be accountable whosoever, क्योंकि लोगों को at the end उनको आराम मिलना चाहिए, सहूलियतें मिलनी चाहिए, फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। गवर्नमेंटें इसीलिए बनती है ताकि वो दे सी द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो मेरे ख्याल से इस बजट का जो आप निचोड़ देखेंगे सिर्फ लोगों को एक आराम देने की कोशिश की जाती है। जी जी, और मकसद भी वही होता है। और मेरे पास जो इस वक्त दस्तावेज है, इनके हिसाब से गवर्नमेंट ने 8500 किलोमीटर जो है रोडों की तजदीद और तामीर के लिए मुख्तस किए हैं, जिनमें से 11000 किलोमीटर जो है हमारे हाईवे कॉरिडोर्स पे। तो दैट मींस वी हैव समथिंग टू चेयर अबाउट अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि हमारी जो जगलरी है, इकोनॉमिक जगलरी भी कहे इसको, वो हमारा हाईवे है। दिस इज द ओनली वायबल जो रोड लिंक है विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड। तो हम उम्मीद रखेंगे कि ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे भी इंशाल्लाह इसी तरह से खरा उतरे। बात हम करेंगे जनाब वापस इनाम साहब जॉब क्रिएशंस की, क्योंकि हमने देखा पेंडेमिक में जो कोविड-19 की वजह से हुआ, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई और उसके बाद देयर वाज एन इकोनॉमिक कंफ्यूजन है, कैओस। तो उससे बाहर निकल वो एक लॉट अब तैयार हो गया है जी, जिनका जॉब छिन गया और उसके फिर दूर रस नताइज निकले, बहुत सारे मल्टी प्रोंग्ड रिपरकशंस निकले। तो उनके लिए कुछ बजट में है क्या? मुझे नहीं लगता डायरेक्टली उनके लिए ऐसा कुछ है कि डायरेक्टली मैं बात कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर काफ़ी मुतासिर हुआ, बहुत सारे ज़्यादा जॉब लॉसेस, तो उसको रिवाइव करने की बात हो रही है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को जब वो प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे, वो बता रही थी कि बाय द मिड जून 2021 we are contacting those enterprises, factories, वो ताकि उनको वापस ले लो, 2 साल का उनको कुछ वो दे रहे हैं। इनडायरेक्ट नहीं, वो कुछ मुराद देने की बात है। वो मतलब मैं कहता हूँ वही बात कि इनडायरेक्टली जॉब क्रिएशन के लिए बहुत सारा कुछ है, लेकिन डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट को एड्रेस नहीं किया गया है इसमें। डोंट यू थिंक दिस वाज द राइट टाइम कि हम जॉब एलोकेशन के लिए अलग से एक मद रखते, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब छिन गई है। हर साल हमारे यहाँ लाखों की तादाद में एजुकेटेड बेरोजगार यूथ जो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं। डोंट यू थिंक दिस वाज द राइट टाइम टू क्रिएट अनदर है? मुझे नहीं पता है गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है डायरेक्टली कि नहीं, लेकिन वो जो कर नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नमेंट्स का यही होता है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स बहुत लिमिटेड होती है, तो प्राइवेट सेक्टर को ही ऐसे ये बूस्ट किया जाता है कि वहाँ पे जॉब्स क्रिएट हो जाएं और लोगों को जॉब्स मिले। लेकिन 2-3 पॉइंट्स जहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा इस बजट के, कि लोगों को हमने देखा कि काफ़ी माली मुश्किलात जो हुई लास्ट ईयर में, तो क्या था कि जो नॉर्मली मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम के, वो थोड़ा सा टैक्स रिलीफ की मतलब बात कर रहे थे कि थोड़ा सा बजट में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला है इस बजट में। मतलब जो स्पेंडिंग की तरफ मैंने पहले भी कहा कि मतलब जहाँ पे वो इनकम बूस्ट करने की वो बात नहीं, इनकम टैक्स या कहीं और पे कोई छूट नहीं मिली है, बिल्कुल भी कोई छूट नहीं मिली। चलिए वो हम अलग से ज़ेर बात लाएंगे। आशिक साहब, अगर आपसे मैं यही सवाल पूछूं कि जॉब क्रिएशन को लेके नहीं होना चाहिए था, डोंट यू थिंक इट वाज नेसेसरी? देखिए, एज सच तो गवर्नमेंट मेरे ख्याल से इस पोजीशन में नहीं है कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एक स्कीम निकाले, बट द वे एंड मीन्स जो उनके पास है, आत्मनिर्भर भारत या जो MSMEs को पोस्चर देना, सपोर्ट करना, ऐसे बाय सपोर्टिंग बिजनेसेस देयर कैन बी अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन कमिंग टाइम। और उसमें आप गैस पाइपलाइन जिसका तज़किरा हो उसको मैं कह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें अगर रियल सेंस में इम्प्लीमेंट की जाएंगी तो आप देखेंगे कि लोग जो बेरोजगार हो गए थे वो भी रोजगार में आ जाएंगे। इंशाल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक हो। इनाम साहब, आपके पास वापस आता हूँ मैं। अब बात करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट और R&D की, जिसे हम कहते हैं उर्फ़े आम में, और इनोवेशन की बात करते हैं। तो इसमें क्या कुछ खास है हमारे में? नहीं, पिछले मेरे ख्याल से बहुत सारे सालों से और ख़ासकर लास्ट 1 ईयर से पेंडेमिक के होने R&D की जो स्पेंडिंग है, मतलब जो बजट का था वो बहुत कम हो रहा था इंडिया में। 0.5% ऑफ GDP, 1% भी नहीं है, तो उसको बढ़ा के ऑलमोस्ट 2.5% कर दिया गया है। तो वो जी इंशाल्लाह बात तो जारी थी और हम चाहते थे कि और भी बहुत सारे सवाल, क्योंकि मौजू बहुत बड़ा वसी है,
तो इंशाल्लाह एक और निशस्त लाजिम है इस बजट को डिस्कस करने की। फ़िलहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म हुआ चाहता है। मैं आप दोनों हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आप तशरीफ़ लाए, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। नाजरीन के लिए आपने बहुत सारे जो है मामलात हैं उनकी वजाहत की। और नाजरीन आप से भी हम इस वादे पे इजाज़त चाहेंगे कि इंशाल्लाह एक और शुमारे में फिर से आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल जो ये बजट है ये हम सब के लिए एक खुशाइंद बात है और हम सब के लिए खुशी की नवीद लेके आए, ये हमारी उम्मीद है। ढेर सारी नेक ख्वाहिशात और उम्मीदों के साथ आपसे विदा चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।